22 जुलाई 2019 बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क से एक अनजान व्यक्ति गुजर रहे थे। उस सड़क से गुजरते हुए अचानक ही उनकी नज़र सड़क पे पड़े एक शख्स पर पड़ती है। सुबह काफ़ी धुंध भरी थी, दूर से उन्हें साफ साफ दिख नहीं रहा था। अब वो उसके करीब जाते हैं और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जब वो करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी लेडी की लाश है। एक अनजान जगह पर इस तरह एक लड़की की लाश का मिलना बेहद ही खौफनाक था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल आए दिन हमें न्यूज़ टीवी से लड़कियों से संबंधित कई मामले सुनने को मिलते हैं और ऐसे में एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश का होना वाकई खौफनाक था। वो लाश बहुत ही गंभीर हालत में थी, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा था। इस मंजर को देखते ही वो शख्स बहुत डर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को देते हैं। इधर सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही बेंगलुरु पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है। उस क्राइम स्पॉट की जांच की जाती है और पता चलता है कि उस लेडी के सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा गया था। शरीर पर कई चाकुओं के निशान थे। देखने में लग रहा था कि उस लेडी के साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की गई थी। क्राइम स्पॉट पर उस लेडी के पास से कोई सामान नहीं मिलता, जैसे कि उस लेडी का पर्स, मोबाइल फोन या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट। पुलिस के हाथ ऐसे कोई सुराग नहीं थे या ऐसी कोई चीज नहीं लगी थी जिससे किसी भी तरह की कोई जानकारी उन्हें मिल सके और इसी वजह से बेंगलुरु पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बन गया था। पर हाँ, उस लेडी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वो ब्रांडेड लग रहे थे। उसने एक हाथ में ब्रांडेड वॉच भी पहनी थी। इन दोनों चीज़ों से पुलिस ये समझ ही गई थी कि ये लेडी किसी अच्छे परिवार से है और यहीं से बेंगलुरु पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच शुरू करती है। और पूरी तफ्तीश के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ, उसने हम सभी को चौंका दिया। तो क्या है बेंगलुरु की इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, सुनिए हमारे साथ इस वीडियो में। पर कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही नई और वीडियोस आप तक आगे भी लाते रहें। एक ब्लाइंड मर्डर केस, बेंगलुरु पुलिस के पास ना कोई सुराग था और ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट। इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच पुलिस सीसीटीवी फुटेज से शुरू करती है। जिस जगह से उस लेडी की लाश को बरामद किया गया था, वहां से लेकर दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और उसी सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस की नज़र एक कार पर पड़ती है, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये पूरा हादसा सुबह सुबह का था, तो हो सकता है कि धुंध भरी उस सुबह में तस्वीरें साफ साफ नहीं दिख रही हों। साथ ही इस केस की फॉरेंसिक जाँच भी शुरू की जाती है। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी को कहाँ से खरीदा गया और किसने खरीदा, पुलिस अब इस बारे में पता लगाना शुरू करती है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही की जगह से वो लाश बरामद की गई थी, इसीलिए पुलिस अब ये पता करती है कि पिछले 1 से 2 दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट तो बुक हुई थी लेकिन उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, ऐसी कोई भी जानकारी, या फिर आसपास के सभी थानों में पिछले दिनों में 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की की लापता होने की सूचना। इन सभी एंगल पर पुलिस की टीम अपना अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर फॉरेंसिक जांच से पुलिस को एक नई बात पता चलती है। उस लेडी के शरीर पर एस वर्ड का एक टैटू बना था। इससे पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है उस लेडी का नाम एस वर्ड से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति का नाम भी हो सकता है। बेंगलुरु पुलिस बहुत ही तेजी से इस केस पर काम कर रही थी। सभी एंगल से जांच करने के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इस तरह की जीन्स को कहाँ कहाँ बेचा गया है और किस किस ने खरीदा है, और एक टीम को टाइटन घड़ी का पता लगाना था। साथ ही एयरपोर्ट पर भी बड़ी बारीकी से पूछताछ की जाती है, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी और पुलिस द्वारा काफ़ी छानबीन के बाद भी उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिल पाया। दिन बीतते जा रहे थे और पुलिस की जांच के कुल 6 दिन बीत जाते हैं, पर मरने वाली लेडी कौन थी
अभी तक ये पता नहीं चल पाया था। फिर कातिल और कत्ल का मोटिव का पता करना तो बहुत ही दूर की बात थी। इसी दौरान पुलिस की एक टीम जो उस लेडी ने जिस ब्रांड के कपड़े पहने थे कहाँ कहाँ उसे बेचा और खरीदा गया है की जांच कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि इस तरह के कपड़ों को दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलकाता में बेचा गया है और दिल्ली, महाराष्ट्र की जांच करने के बाद पुलिस अब कोलकाता पहुंचती है। कोलकाता शोरूम में जांच के साथ साथ पुलिस वहां के पुलिस थानों में पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई सभी मिसिंग रिपोर्ट की जांच शुरू करती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट के स्टडी करने के दौरान ही एक मिसिंग रिपोर्ट पर उनकी नज़र पड़ती है। उस मिसिंग रिपोर्ट की लाश का हुलिया बेंगलुरु में मिली उस लाश से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। अब उस रिपोर्ट को अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश और ये मिसिंग रिपोर्ट एक ही है। और तब पहली बार पुलिस को उस लेडी ब्लाइंड मर्डर केस में एक सही दिशा मिलती है। और इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस जिन लोगों ने वो मिसिंग रिपोर्ट की थी उनसे कांटेक्ट करती है और जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये मिसिंग रिपोर्ट किसी पूजा डे नाम की एक लेडी की है। अब पुलिस उसकी फैमिली से कांटेक्ट करती है, साथ ही इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो मिसिंग रिपोर्ट और जिस केस पर वो काम कर रहे हैं वो दोनों एक ही हैं के लिए 16 अगस्त को पहली बार पुलिस के भाई को फ़ोन किया जाता है। उस फ़ोन कॉल के बाद ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ़्लाइट लेकर बेंगलुरु चला आता है। वहाँ पुलिस उस शव के पास से बरामद सभी चीज़ या तस्वीरें उन्हें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था मगर सभी दूसरी चीज़ों को देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म करता है कि वो मृत लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को भी फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ़्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं और वो लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। और ये पहली बार था जब पुलिस को पूजा के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूजा डे बेसिकली कोलकाता की रहने वाली थी। कुछ साल पहले तक पूजा डे बतौर मॉडल काम किया करती थी और बाद में पूजा ने एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था। पूजा की शादी को 7 साल हो चुके थे और पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। अब तक बेंगलुरु पुलिस को ये पता चल ही चुका था कि मरने वाली लेडी कौन है, पर कातिल और कत्ल का मोटिव का पता लगाना अभी भी बाकी था। अब पुलिस को पूजा की आइडेंटिटी तो मिल चुकी थी, साथ ही उसका मोबाइल फ़ोन भी पुलिस के पास था। अब पूजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की जाती है। पूजा किन किन नंबरों से बात करती थी और उस इंसिडेंट के दौरान पूजा की किन किन नंबरों पर लगातार बात हुई थी, हर एंगल से कॉल डिटेल को खंगाला जाता है। और यहीं से पुलिस को पता चलता है कि पूजा जब बेंगलुरु आई थी तो बेंगलुरु आने के बाद उसने एक सहारा नाम के होटल में चेक इन किया था। 29 जुलाई को वो वहाँ पहुँची थी और फिर उसने वहाँ से 1-2 जगह कहीं जाने के लिए ओला कैब बुक किया था और 31 जुलाई को उसको कोलकाता वापस लौटना था। 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे उसे होटल से निकलना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। 30 जुलाई की रात वो होटल से कहीं बाहर गई जिसके लिए उसने एक कैब बुक किया और अगेन कैब बुक करके वो होटल वापस भी आई। ये सभी रिकॉर्ड्स पूजा के कॉल डिटेल से पता की गई, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर 31 जुलाई की सुबह होटल से जब उसे एयरपोर्ट वापस जाना था उस दिन की कोई रिकॉर्ड उसके फ़ोन में नहीं थे। और इससे पहले वो वहाँ 2 दिन रही। उन 2 दिनों में उसने अलग अलग कैब से ट्रैवल किया। वो सभी कॉल डिटेल्स और बुकिंग की हिस्ट्री उनके सामने आ गई थी, लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए उसके मोबाइल से या मोबाइल ऐप से किसी भी ओला या ऊबर कंपनी से कोई गाड़ी की बुकिंग नहीं थी। अब ये बात अजीब थी कि गाड़ी बुक नहीं हुई और उसकी लाश एयरपोर्ट के पीछे ही मिल रही है। अब इन सब डिटेल्स के आधार पर पुलिस की एक टीम होटल पहुंचती है और होटल पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और साथ ही होटल में पूछताछ होती है। पूजा ने अब तक उस होटल से बाहर जाने और आने के लिए जो भी कैब बुक की थी और 31 जुलाई की सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए उसने जो गाड़ी या कोई कैब बुक किया था, ऐसे कई सवाल होटल मैनेजमेंट से किए जाते हैं
और तभी एक होटल वाला बताता है कि उस रात को पूजा होटल ओला से आई थी और साथ ही सुबह जब वो चेकआउट करती है तो वही कैब वाला आया था जो रात को उसे यहाँ लेकर आया था। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि अगर कैब वाला दोबारा आया तो फिर सुबह की बुकिंग पूजा ने क्यों नहीं कराई। अक्सर हम में से कई लोग आने जाने के लिए ओला उबर जैसे कैब यूज़ करते हैं और जितनी बार भी हमें ट्रैवल करना होता है हर बार हम एप्लीकेशन पे जाके बुकिंग करते हैं। लेकिन पूजा के केस में पिछली नाइट होटल से जाने और वापस आने के लिए उसने कैब बुक की थी जिसकी डिटेल्स भी थी, पर होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए उसने जो कैब बुक किया था उसकी डिटेल्स पूजा के फ़ोन में या एप्लीकेशन पर नहीं थी। ये सारे सवाल कई डाउट पैदा कर रहे थे और इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जिसने रात को उसको ड्रॉप किया था उसी कैब ड्राइवर ने सुबह उसे पिक भी किया है। उसे लेने के लिए वही आया था, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई कैब बुकिंग नहीं हुई थी। दरअसल कई बार हम में से कुछ लोग थोड़ी ही जान पहचान होने पर या फिर थोड़े से पैसे बचाने के लिए बाहर ही ड्राइवर से बात करके विदाउट बुकिंग भी ट्रेवल कर लेते हैं और यही गलती पूजा ने भी की थी। और पूजा डे मर्डर केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जिस ओला ड्राइवर के साथ उसने नाइट में ट्रेवल किया और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए उसने न्यू बुकिंग ना करते हुए उसी ड्राइवर से कांटेक्ट किया। खैर, अब पुलिस के पास उस कैब ड्राइवर का नंबर आ चुका था। अब पुलिस ने उस नंबर के थ्रू नाम और वो सारी चीज़ें निकाली तो पता चला कि वो कैब ड्राइवर नागेश नाम का 22 साल का एक लड़का है। अब पुलिस के पास उसका एड्रेस भी था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके घर से उसे उठाया जाता है और सख्ती से पूछताछ में ये पूरा मामला सामने आता है। नागेश पुलिस को बताता है कि नागेश के भाई ने एक गाड़ी ईएमआई पर खरीदी, लेकिन ईएमआई भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि यदि वो ईएमआई नहीं भरता है तो गाड़ी वापस चली जाएगी। इधर उसने जब 2 बार पूजा को गाड़ी में घुमाया तो उसे पूजा के कपड़ों और बातचीत से ये लगने लगा था कि वो एक अमीर फैमिली से है और उसके पास अच्छे खासे ज्वेलरी और कैश भी होंगे, एटीएम कार्ड में भी ठीक ठाक पैसे होंगे। और यहीं से उसकी नीयत खराब हुई और उसने पूजा को लूटने का फैसला किया। 30 जुलाई की लेट नाइट जब पूजा को उसने होटल ड्रॉप किया तो बातों ही बातों में उसे पता चला कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसे फ्लाइट पकड़नी है। और इस पर नागेश पूजा को कहता है कि आप कैब बुक मत करना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा और जो भी पैसे आपको देना है वो आप मुझे बाहर ही दे देना। और पूजा को भी लगता है कि इस तरह उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। अब 31 जुलाई को नागेश पूजा को लेने होटल पहुंचता है। कैब ड्राइवर नागेश ने पुलिस को बताया कि जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था तो उसे नींद आ गई थी। क्योंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी। इसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और फिर उसे लूटपाट करने लगा। और जब पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से उसने उस पर हमला किया और उसके बाद चाकुओं से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। उसने चाकू से 3 से 4 बार हमला किया, फिर रास्ते में पड़ी ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फ़ोन और उसके सभी एटीएम कार्ड व सामान लूट लिए। इसके बाद वो सुबह के करीब 5 बजे से कुछ देर पहले ही इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये भी ट्रांसफर कर लिए थे। इस घटना के लगभग 23 दिन बाद तारीख 23 अगस्त 2019 को नागेश को गिरफ्तार किया गया और इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर केस को आखिरकार सॉल्व कर दिया गया। पूजा डे की एक छोटी सी मिस्टेक और एक अनजान शख्स पर ट्रस्ट करना, ये कहानी हमें भी बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।